Hello entrepreneurs, welcome to our channel. So we have started a class 12th BST series. इस सीरीज में हम BST के सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे BST के फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन को। BST के फर्स्ट चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक लाइन देखने के लिए मिलेगी कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। तो हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो आज बहुत सक्सेसफुल है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस रातों रात या तुक्के से सक्सेसफुल नहीं हुई हैं। ये आज सक्सेसफुल सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इन सब ने एक प्रोसेस फॉलो की है और वो प्रोसेस है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के बारे में जानने से पहले वी विल बी डिस्कसिंग कि मैनेजर्स कौन होते हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं। एक है आपके ओनर्स, दूसरे हैं मैनेजर्स और तीसरे हैं आपके वर्कर्स। तो ओनर्स वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसके साथ ही ओनर्स हमें ये बताते हैं कि व्हाट इज टू बी डन। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल क्या है, ये कौन डिसाइड करता है? ओनर्स। मैनेजर्स वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ओनर्स का बताया हुआ काम कब करना है, कैसे करना है और उसे कौन करेगा। तो हाउ द वर्क इज टू बी डन, व्हेन द वर्क इज टू बी डन, बाय हुम द वर्क इज टू बी डन, ये कौन बताता है? मैनेजर्स। अब वर्कर्स वो होते हैं जो एक्चुअल में उस काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या होती है। तो अभी हमने देखा कि मैनेजर्स क्या करते हैं, काम को निकलवाते हैं। कब, कैसे, कौन करेगा काम, ये डिसाइड करते हैं। मतलब मैनेजर्स कभी खुद काम करते नहीं है। तो वहीं से ये डेफिनेशन भी आती है कि जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। काम निकलवाने की प्रोसेस को आप कहते हैं मैनेजमेंट। और ये हम काम निकलवाते क्यों हैं? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अच्छे से अचीव करने के लिए हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या है? मैनेजमेंट। तो यहाँ से आपको 3 कीवर्ड्स समझ में आएंगे। एक है प्रोसेस, एक है इफेक्टिवनेस और एक है एफिशिएंसी। तो इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और प्रोसेस, इसका मतलब क्या होता है? तो प्रोसेस हम ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हो। तो सीक्वेंस या फिर सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम कहते हैं प्रोसेस। तो क्लियरली जो मैनेजमेंट होती है वो एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है। जैसे खाना, पीना, घूमना, पढ़ना, ये सिंगल एक्टिविटी है। वैसे ही मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, ये बहुत सारी एक्टिविटीज का एक ग्रुप है। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है? तो उसका शॉर्ट फॉर्म है आपका POSDC। पी से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इन 5 फंक्शंस के ग्रुप को हम कहते हैं मैनेजमेंट। फिर हम बात करते हैं कि इफेक्टिवनेस क्या होता है और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या फर्क होता है। तो इफेक्टिवनेस इज कंसर्न्ड विद द टाइम। तो गिवन टास्क को टाइम से कंप्लीट करना, ये इफेक्टिवनेस है। जबकि एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद कॉस्ट। गिवन टास्क को कम से कम पैसों में या कम से कम कॉस्ट में कवर करना, ये एफिशिएंसी होती है। इफेक्टिवनेस कहता है कि अचीव द एंड रिजल्ट, कि जो आपने सोचा था, जो आपने टारगेट सेट किया था, वो एंड रिजल्ट मिलना ही चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे। लेकिन एफिशिएंसी कहती है कि कंडक्ट करो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि अगर वो टारगेट कंप्लीट करने से अगर आपका फायदा होता है, कम कॉस्ट लगती है, तो आप उसे कवर करो। लेकिन अगर उसे कंप्लीट करने से आपका नुकसान ज्यादा होता है, कॉस्ट ज्यादा लग जाती है, तो उस काम को वहीं पे रोक दो। तो इफेक्टिवनेस कहता है कि एंड रिजल्ट किसी भी हालत में अचीव होना चाहिए। एफिशिएंसी कहता है कि कॉस्ट अगर फेवर में हो तो ही अचीव करो, वरना नहीं। इसके बाद है इफेक्टिवनेस कहता है डूइंग द राइट टास्क। सही काम को करो, गलत काम को हाथ ही नहीं लगाओ, ताकि अगर आप सही काम को बार बार करते जाओगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा।
एफिशिएंसी ये नहीं कहती कि आप सही काम को करो, वो कहती है कि जब भी वो काम करो बस उसे सही तरीके से करो। इफेक्टिवनेस कहती है हर वक्त सही काम ही करो, ताकि गलत काम को करने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो नहीं हो। लेकिन एफिशिएंसी कहेगी कि सही टाइम को जब भी करो बस सही तरीके से करो, ताकि कॉस्ट कम लगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो अभी हमने देखा कि मैनेजमेंट की प्रोसेस में 5 एक्टिविटीज होती हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो एक एक करके ये सारे फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में ही डिसाइड कर देना कि क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। तो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीजें अगर हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या करती है? तो प्लानिंग हमारे आज और कल के बीच में जो गैप है उसे ब्रिज करने की कोशिश करती है। तो कल हम जहाँ पे होना चाहते हैं वहां तक पहुंचने में हमारी हेल्प कौन करती है? प्लानिंग। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जो भी रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है, मतलब जितना पैसा आपको चाहिए, जितनी चीजें आपको चाहिए, उन सारे रिसोर्सेस को अरेंज करना और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार करना, ये किसका काम है? ऑर्गेनाइजिंग का। तो आप ये तो समझ रहे हैं कि अगर आपको प्लान, आपने कुछ किया है, मान लो एक स्कूल बनवाना है, तो स्कूल बनवाने के लिए आपको जो भी पैसे चाहिए, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए या जो भी फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, उन रिसोर्सेज को अरेंज करना, और इसके साथ में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? अब आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। जैसे स्कूल का एक स्ट्रक्चर होता है कि उसके ऊपर सबसे सुप्रीम बॉडी रहती है प्रिंसिपल, उसके अंडर फिर काम करते हैं वाइस प्रिंसिपल, उसके अंडर फिर काम करते हैं इंचार्जेस, उसके अंडर फिर काम करते हैं टीचर्स, और फिर कुछ वर्किंग स्टाफ भी होता है। तो ये क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक स्कूल का स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर भी कौन तैयार करता है? ऑर्गेनाइजर। फिर हम बात करते हैं स्टाफिंग की। तो स्टाफिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोगों को अपॉइंट करते हैं या हायर करके लाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? सही इंसान को सही जॉब के लिए हम अपॉइंट करते हैं जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे कि इट इज फाइंडिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट टास्क एट द राइट टाइम। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग। सही इंसान को सही पोस्ट के लिए अपॉइंट करना। जैसे अगर इस स्ट्रक्चर में अगर मुझे एक प्रिंसिपल को अपॉइंट करना है तो मुझे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का इंसान चाहिए। फिर अगर मुझे किसी टीचर को अपॉइंट करना है तो देखना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में ये पढ़ाने वाले। कॉमर्स डिपार्टमेंट के हैं तो बीएसटी, इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स आना चाहिए। साइंस डिपार्टमेंट से है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री आनी चाहिए। और अगर वो वर्किंग स्टाफ है तो हमें ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें साफ सफाई या फिर प्यून ये सब काम करने हैं, तो ज़्यादा उनको क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए। तो इसी लोगों को हायर करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्टाफिंग। इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक है हमारा रिक्रूटमेंट, दूसरा है सिलेक्शन और तीसरा है ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि उन लोगों को इनवाइट करो ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें। तो मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक टीचर की वैकेंसी है, जॉब खाली है, तो मैं न्यूज़पेपर में ऐड दूंगी कि वो लोग जिन्होंने मान लो बीएड कर रखा हो, जिन्हें इकोनॉमिक्स की प्रॉपर नॉलेज हो, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो, वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को मैं क्या कहूँगी? रिक्रूटमेंट। और जब वो इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो मैं क्या करूँगी? उनमें से किसी बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करूँगी। तो मुझे एक टीचर चाहिए पर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए 10 लोग आ गए हैं, तो उन 10 लोगों का टेस्ट कंडक्ट करवाना, उनका इंटरव्यू लेना और उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिलेक्शन। फिर हमारा आता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। अब वो लोग जो मैंने हायर करके लाए हैं उनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन का तौर तरीका, रूल्स रेगुलेशन, काम करने का ये सब स्टाइल नहीं पता है, तो मुझे उन्हें ट्रेनिंग देकर उन्हें सिखाना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये भी आपके किसके अंदर आता है? स्टाफिंग के अंदर। फिर हम बात करते हैं डायरेक्टिंग। अब अभी तक मैंने क्या किया है? प्लानिंग कर ली है, मैंने ऑर्गेनाइज कर ली है चीजें, लोगों को काम के लिए अपॉइंट कर लिया है। अब मुझे देना है उन लोगों को बताना है कि उन्हें क्या काम करना है।
तो उन्हें इंस्ट्रक्शन देना, डायरेक्शंस देना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायरेक्टिंग। तो उन्हें इंस्ट्रक्शन देना, और इसमें चीज़ें क्या-क्या इन्वॉल्व होती है? सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और लीडरशिप। ये आप कैसे याद रखेंगे कि मान लो मेरे यहाँ पे कोई स्टाफ है, पहले मैं उसे इंस्ट्रक्ट करूंगी कि तुम्हें ये काम कंप्लीट कर देना है, ओके। उसके बाद मैं क्या करूंगी? उसके बाद मैं करूंगी सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या है कि दूर से उस पर नजर रखूंगी कि क्या वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अगर वो ठीक से काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा तो फिर मैं क्या करूंगी? कम्युनिकेशन, उससे बात करूंगी कि क्या हो गया, आप ठीक से काम क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो। और अगर वो काम करना चाहते ही नहीं है या उन्हें काम बनता नहीं है तो मैं क्या करूंगी? उन्हें मोटिवेट करूंगी, उन्हें बताऊंगी कि कोई बात नहीं, आप न्यू हो यहाँ पे, धीरे धीरे सब आ जाएगा, इट्स ओके, सबके साथ होता है, वगैरह वगैरह। तो ये करके मैं क्या कर रही हूँ? उन्हें मोटिवेट। और जब वो काम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं क्या दिखाऊंगी? अपनी लीडरशिप स्किल्स। लीडर का काम क्या होता है? सबको साथ में लेके चलना। तो अगर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसका क्रेडिट मैं सबको दूंगी, ओके, कि सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ है, सबकी वजह से हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम पूरा कहते हैं लीडरशिप। तो उन्हें काम बताना, देखना कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं, उनसे बातचीत करना, उन्हें मोटिवेट करना, लीडरशिप क्वालिटीज दिखाना, ये सब किसमें आता है? डायरेक्टिंग के अंदर। फिर हम बात करेंगे कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? अभी तक हमने प्लान बना लिया, अरेंज कर लिए रिसोर्सेज, लोगों को अपॉइंट कर लिया, उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए। फिर हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि काम वैसा ही हुआ है जैसा हमने सोचा था या नहीं। तो हमने जो उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए थे काम करने के, उन्होंने वैसा ही काम परफॉर्म किया कि नहीं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपैरिजन, हाँ, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में हम करते हैं? कंपेयर करते हैं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। अगर तो दोनों सेम है कि मतलब हमने प्लानिंग में भी सोचा था कि 1000 यूनिट बनानी है और एक्चुअल में भी 1000 बना लिया, तो कंट्रोलिंग की प्रोसेस यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो दोनों सेम नहीं है तो फिर निकाला जाएगा कि डेविएशन कितना है। अगर 1000 सोचा था, 800 बनाया, तो डेविएशन कितना हुआ? -200, 200 की कमी हो गई। तो फिर हम निकालेंगे डेविएशन कितना है, और उसके बाद फिर हम निकालेंगे कि डेविएशन के रीजन क्या है। अगर ये डेविएशन आया है, डिफरेंस आया है, तो कुछ तो रीजन होगा। या तो वर्कर्स ने ठीक से काम नहीं किया, या वो इंटरेस्टेड नहीं थे, या टारगेट ही बहुत बड़ा था कि अचीव नहीं हो सकता था, उसका रीजन निकालेंगे। और फिर हम कुछ करेक्टिव मेजर सजेस्ट करेंगे ताकि ये डेविएशन फ्यूचर में दोबारा से ना आए। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं कंट्रोलिंग। कंपैरिजन, seeing that if there is any deviation, finding the reason of deviation and then suggesting corrective measures। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट के फीचर्स। तो मैनेजमेंट के फीचर्स में हमारा पहला फीचर आता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, मैनेजमेंट को टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है, उसे फील किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। यही रीजन है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो सिर्फ देखकर नहीं बता सकते कि उसका मैनेजमेंट कैसा है। आपको कुछ टाइम वहां पे स्पेंड करना पड़ेगा, उसे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। फिर आपका आता है कंटिन्यूअस। जो मैनेजमेंट होता है वो लगातार काम करता रहता है, इसके जो 5 फंक्शंस हैं वो कभी रुकते नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। पहले प्लानिंग करेंगे, फिर रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे, फिर लोगों को हायर करेंगे, फिर उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर उन्हें कंट्रोल करेंगे, है ना, कंपेयर करेंगे, और ये लगातार चलता ही रहेगा, ये कभी रुकता नहीं है। फिर आपका आता है गोल ओरिएंटेड। जो भी हम मैनेजमेंट करते हैं वो मैनेजमेंट करने के पीछे एक ही रीजन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं कि सारे जो इंडिविजुअल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सबके एफर्ट्स को हम एक ही डायरेक्शन में ले जाते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि हर एक इंसान जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उनके काम करने का जो रीजन है, गोल है, पर्पस है, वो अलग अलग होता है। कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है क्योंकि उसे अपना खुद का घर बनवाना है, किसी को बच्चों की फीस पे करनी है, किसी को अपने पेरेंट्स का ट्रीटमेंट करवाना है, एंड सो ऑन। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, दैट इज मेकिंग प्रॉफिट्स। तो आप क्या करेंगे? इन सबके एफर्ट्स को, आपका काम है, मैनेजर का काम है कि उसे यूनाइट करके एक डायरेक्शन में लेकर आए ताकि आपका गोल अचीव हो जाए।
तो इसके लिए जो मैनेजर्स होते हैं वो इन्हें मोटिवेट करते हैं कि देखो हमारा और आपका जो गोल है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है ही नहीं। अगर आप हमें प्रॉफिट अचीव करने में हेल्प करोगे तो उन प्रॉफिट्स का शेयर आपके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको भी बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट्स मिलेगी, तो आप भी क्या कर सकते हो, उससे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमारी फर्म को नुकसान होगा, उसकी वजह से आपको भी जॉब से निकाला जा सकता है। तो ये करके हम क्या कर रहे होते हैं, उनके एफर्ट्स को एक सिंगल डायरेक्शन में ले आते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट हर जगह पर होती है, हर एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे मैनेजमेंट स्कूल्स में भी होता है, कॉलेजेस में भी होता है, रेलवेज में भी होता है, और हर जगह पर आपको मैनेजमेंट देखने के लिए मिलता है। हर एक डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे एक परचेज डिपार्टमेंट होता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। इन सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर आपका मैनेजमेंट परफॉर्म हो रहा होता है। तो परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, हर एक डिपार्टमेंट में। और इसके बाद है ऑल लेवल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं वो बहुत सारी लेवल्स में काम करते हैं, जैसे टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे एंड देन बॉटम लेवल पे। तो उन सारी लेवल्स पे ही मैनेजमेंट परफॉर्म होता है, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट के हर एक लेवल पे, हर जगह पर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये पिक्चर दिखा रही है इंटेंजिबल, ये एक प्रोसेस दिखा रही है कंटिन्यूअस, ये दिखा रही है गोल ओरिएंटेड। इससे आप समझ सकते हैं कि हर एक डायरेक्शन मतलब ये परवेसिव होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो है मल्टी डायमेंशनल। तो मैनेजमेंट के तीन मेन डायमेंशंस होते हैं। एक होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, एक होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और तीसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जिस पर्पस के लिए बनाया गया था, ऑर्गेनाइजेशन उस पर्पस को अचीव कर ले विथ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो जैसे स्कूल को बनाया गया है फॉर एजुकेशन, हॉस्पिटल को बनाया गया है फॉर ट्रीटमेंट, रेलवे को बनाया गया है फॉर ट्रेवलिंग टूरिज्म। तो जिस चीज को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को जो पर्पस से बनाया गया है, उस ऑर्गेनाइजेशन में वो टास्क अचीव हो जाना चाहिए। इसे इंश्योर करता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। फिर नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो एक तो पीपल हमारे लिए इतने जरूरी क्यों है, क्योंकि पीपल हर एक ऑर्गेनाइजेशन के सबसे वैल्यूएबल एसेट होते हैं। जैसे अगर आप अपने सिटी में कुछ स्कूल्स देखिए, तो हर एक स्कूल के पास फिजिकल रिसोर्सेस या फाइनेंशियल रिसोर्सेस मोर और लेस सेम ही होते हैं। सबके पास वैसी ही बिल्डिंग है, वही क्लासरूम्स है, वही बेंचेस है, वैसा ही व्हाइट बोर्ड है, वही मार्कर है, सब कुछ वैसा ही है। फिर भी एक स्कूल को दूसरे स्कूल से आगे बढ़ने में हेल्प कौन करता है? वहाँ के टीचर्स, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ का मैनेजमेंट। तो लोग बहुत जरूरी होते हैं, है ना। लोग अच्छे हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन लोग बुरे हैं, कामचोर हैं, तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को भी गिरते हुए टाइम नहीं लगता। तो उन लोगों का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम क्या करते हैं, जिन लोगों को हमने अपॉइंट किया है उनकी स्ट्रेंथ का हम पूरा फायदा उठाते हैं। अगर उनकी मैथ्स, मान लो टीचर की मैथ्स बहुत अच्छी है, तो भले ही वो फिजिक्स टीचर है पर हम उन्हें कुछ मैथ्स के पीरियड भी दे देंगे, ताकि उनकी स्ट्रेंथ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। और हम उसकी वीकनेस को इररिलेवेंट बनाते हैं। अगर उन टीचर को किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, जैसे उन्हें टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती है, उन्हें प्रोजेक्टर से काम करने नहीं आता है, उन्हें कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, उनके लिए वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि उनकी वीकनेस खत्म हो जाए। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में हम कंबाइन करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल को। तो यहाँ पर हम एक्चुअली में इन प्रैक्टिस करते क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ, आई एम सॉरी, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में हम पूरे काम को डिवाइड कर लेते हैं इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, और हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में हम एग्जैक्टली ये डिसाइड करते हैं कि इस एक ऑपरेशन को कौन सा पर्सन परफॉर्म करने वाला है। जैसे मान लो स्कूल को बनाया गया है अगर एजुकेशन के लिए, तो उस पूरे एजुकेशन के वर्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें टेस्ट कंडक्ट करवाने हैं,
उसके पेपर्स को हमें चेक करना है, रिजल्ट बनाना है, सिलेबस कंप्लीट करवाना है, मान लो प्रैक्टिकल्स भी करवाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट को डिसाइड करेंगे कि ये वाला काम कौन सा टीचर करने वाला है। इससे हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। फिर हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर एक ही इंसान काम कर रहा है वहां पर आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो। तो मैनेजमेंट हमेशा ही क्या होती है, एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब सारे ही लोग अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाते हैं तभी वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है। अगर वहाँ के किसी एक इंसान ने भी अपना रोल नहीं निभाया तो मैनेजमेंट बेकार हो जाएगा। जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे लोग हैं, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, टीचर्स है, वर्किंग स्टाफ है। उसमें से मान लो अगर किसी दिन वर्कर ने अपना काम ठीक से नहीं किया, तो वही क्लासरूम में कचरा रखा हुआ है, कल का टिफिन गिरा हुआ है, गंदा सा लगा पड़ा है, तो आप टीचर कितना ही अच्छा क्यों नहीं पढ़ाए, आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो। तो मैनेजमेंट अच्छा होने के लिए क्या जरूरी है कि वहाँ के सारे लोग अपने टास्क को कंप्लीट करें। और इवन जो उस मैनेजमेंट का रिजल्ट होता है वो भी किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब में। तो मैनेजमेंट अगर अच्छा हो रहा है, सारे लोग अच्छे से काम करेंगे तो मैनेजमेंट अच्छा होगा। और अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो सारे लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा काम करने के लिए। फिर हम बात करते हैं डायनामिक। तो मैनेजमेंट स्टैटिक नहीं होता है, ये डायनामिक होता है क्योंकि ये बदलता रहता है, हमेशा एक जैसा ये नहीं रहेगा। तो जब भी आपके एनवायरनमेंट में चेंज आता है, बिजनेस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आता है, तो वही कुछ चेंजेस आपको अपने बिजनेस में भी इंट्रोड्यूस करने होते हैं ताकि आप कंपटीशन में सरवाइव करवा पाओ, कर पाओ। तो उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, मैनेजमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फैशन इंडस्ट्री में काम करते हो, अभी तक नॉर्मल जीन्स चल रही थी या फटी हुई जीन्स फैशन में थी, अब सडनली क्या हो गया, बेल बॉटम जीन्स फैशन में आ गई है। तो आप अपना पुराना प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं कर सकते, अब आपको वही चेंजेस अपने बिजनेस में लाने पड़ेंगे, आपको बेल बॉटम जीन्स ही बनानी पड़ेगी। तो इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कौन करता है, मैनेजमेंट। ओके। फिर हम देखेंगे कि इस सारे हेडिंग्स को याद कैसे करना है, वो भी हमने ट्रिक्स की हेल्प से याद करते हुए चलेंगे। तो इसका ट्रिक हो जाएगा कि आई कांट घोस्ट पीपल who make good dessert. I can't ghost people who make good dessert. I से क्या हो जाएगा, intangible. Can't से क्या हो जाएगा, continuous. Ghost से क्या हो जाएगा, goal oriented. People से क्या हो जाएगा, pervasive. Make से क्या हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल। इसके बाद फिर गुड से क्या हो जाएगा, ग्रुप एक्टिविटी। और लास्ट डिजर्ट से क्या हो जाएगा, डायनामिक। तो इससे आप इस फीचर्स की सारी हेडिंग्स को भी याद कर सकते हैं। और ये जो ट्रिक है वो आपको इस टॉपिक की स्टार्टिंग में यहाँ पर भी दी हुई है, आई कांट होस्ट पीपल हु मेक गुड डिजर्ट, इंटेंजिबल, कंटिन्यूअस, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, ग्रुप एक्टिविटी और डायनामिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपके आता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आपका होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरे होते हैं आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिट और तीसरा होता है ग्रोथ। तो सर्वाइवल में हमारा मतलब क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हमारा मेन मोटिव सिर्फ इतना होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करवा पाए, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपना एक होल्ड बना के रखने के लिए सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। और ये सर्वाइवल कैसे इंश्योर होता है, तो मैंने अपने बिजनेस में जितना पैसा लगाया है अगर मैं कम से कम उतना रिकवर कर पा रही हूँ तो मैं कहूँगी मेरा सर्वाइवल हो रहा है। तो अगर एक फुल्की का ठेला भी लगाया है मैंने, तो उसमें दिन का जितना लग रहा है, मेरा खर्चा लग रहा है, कम से कम मुझे उतना उसमें से मिलना चाहिए, तो मैं क्या कहूँगी, मेरा सर्वाइवल इंश्योर्ड है। फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट।
तो जब आपका बिजनेस सर्वाइव करने लग जाता है तो आपका नेक्स्ट मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना। तो ज़्यादा प्रॉफिट को आप अर्न क्यों करना चाहते हो? क्योंकि इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। बिजनेसमैन को बहुत सारे रिस्क बियर करना पड़ता है और इतना रिस्क बियर करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। इसके लिए आप क्या कोशिश करोगे कि आपकी अर्निंग ज़्यादा हो और खर्चा कम लगे। फिर अगर आपके प्रॉफिट्स बढ़ने लगेंगे तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप ग्रोथ करोगे। और ग्रो कर रहे हो कि नहीं कैसे पता चलता है? विद द ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस। पहले अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ब्रांच सिर्फ एक सिटी में थी, आज 50 सिटी में है, या 5 स्टेट्स में है, या 15 कंट्रीज में है, तो ये क्या दिखा रहा है? आपका ग्रोथ। फिर है एम्प्लॉयज से। अगर पहले आपके अंडर सिर्फ 20 एम्प्लॉयज काम करते थे, आज 200 एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो ये भी क्या दिखाता है? ग्रोथ। इसके अलावा सेल्स दिखाती है। अगर आप पहले सिर्फ 1000 यूनिट बेच पाते थे, अब आप 10,000 यूनिट बेच रहे हो, तो ये भी आपकी ग्रोथ है। इसके अलावा एक आपका और होता है, वो होता है लाइन ऑफ प्रोडक्ट। लाइन ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि पहले आप सिर्फ पेंसिल बेचते थे, अब आप पेन भी बेच रहे हो, इरेजर भी बेच रहे हो, शार्पनर भी बेच रहे हो, तो ये भी क्या दिखा रही है? ग्रोथ। तो फिर एक बार पहले आप सर्वाइवल देखोगे, कम से कम उतना खर्चा निकले जितना आपने लगाया है। फिर है आपका प्रॉफिट, आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो, कॉस्ट कम लगे। फिर है ग्रोथ की ब्रांचेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, लाइन ऑफ प्रोडक्ट, सेल्स, ये सब आपका इंक्रीज हो। फिर हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हमारी सोसाइटी के लिए होते हैं। तो पहला क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना, उन्हें काम देना, ताकि सोसाइटी में सारे लोग एम्प्लॉयड रहें। फिर हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है और वो होता है इकोनॉमिक वेल्थ। तो अपनी आप जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ पे सारे टैक्सेस, फाइन्स या कोई पेनल्टीज अगर आप पे लगाई गई है तो उन्हें आपको टाइम टू टाइम पे करना है, ताकि उस कंट्री का इकोनॉमिक वेल्थ ग्रो करे। फिर है एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आप जो चीज़ बना रहे हो वो चीज़ खुद भी एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, और जिस मेथड के थ्रू बना रहे हो वो मेथड भी इको फ्रेंडली होना चाहिए। फिर है एजुकेशन, हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। जिस सिटी में, जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हो वहाँ के लोगों के लिए फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना, फ्री में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? कि प्रैक्टिकल टीचिंग देना उन्हें। जो भी चीज़ें उन्होंने स्कूल में या फिर कॉलेजेस में बुक्स में पढ़ी हुई है, थ्योरी में पढ़ी हुई है, उसे प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो उन्हें सिखाना। तो अगर आपके यहाँ पर ये सब फैसिलिटीज नहीं है तो ये बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सब चीज़ों में वो कॉन्ट्रीब्यूट करे। फिर है कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डिजायर्ड सिविक एक्टिविटीज। तो एज ए सिविलियन आपसे कुछ एक्टिविटीज एक्सपेक्ट की जाती है, जैसे कि आप बिना वजह पॉल्यूशन नहीं करेंगे, आप जोर से हॉर्न नहीं बजाएंगे, या फिर आपका जो भी वेस्ट निकल रहा है वो आप रिवर्स में डंप नहीं करेंगे। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? कुछ बेसिक सिविल एक्टिविटीज़ होती हैं, सिविक एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपसे उम्मीद की जाती है, वो आपको फुलफिल करनी होती है। फिर है गवर्नमेंट एंड एनजीओ प्रोजेक्ट्स। तो गवर्नमेंट और एनजीओ भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करती है गरीबों के लिए या वीकर सेक्शन के लिए, तो आपको भी उसमें हेल्प करनी चाहिए। फिर है क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। तो आप जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और बहुत रीजनेबल प्राइसेस में होने चाहिए। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। अब इन सोशल ऑब्जेक्टिव्स को याद रखने के लिए भी हम एक ट्रिक देखेंगे, और वो रहेगी 4ECG Q। 4ECG Q। ना जब एक ईसीजी से काम हो जाता है तो 4Q। अब ईसीजी आपको अगर नहीं पता हो तो ये हार्ट के लिए एक टेस्ट वगैरह होता है, तो नहीं पता तो आप एक बार इसे गूगल कर सकते हो। तो 4ECG Q। 4E का मतलब क्या है? कि यहाँ पे E जो है वो 4 टाइम्स आएगा। एक ई से क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट। दूसरे ई से क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक वेल्थ। तीसरे ई से क्या हो जाएगा? एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। चौथे ई से क्या हो जाएगा? एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद सी से क्या हो जाएगा? वही सिविक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। फिर जी से क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट और एनजीओ की हेल्प करना। और उसके बाद फिर क्यू से क्या हो जाएगा? क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड रीजनेबल प्राइसेस। ओके। फिर हम बात करते हैं हमारे लास्ट ऑब्जेक्टिव्स, वो है क्या? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स।
ये ऑब्जेक्टिव्स उन लोगों के लिए होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एज अ वर्कर और एज अ एम्प्लॉय। तो पहला क्या है कि उन्हें कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, एक तो कॉम्पिटिटिव और दूसरा टाइमली। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स काम करते हैं उन्हें कभी अपनी सैलरी मांगनी ना पड़े। आपको पता है कि अगर हर महीने की पहली तारीख को अगर सैलरी देनी होती है तो आप उसे बिना मांगे दे दो। तो टाइमली सैलरी देना और कॉम्पिटिटिव, मार्केट में जो रेट्स चल रहे हैं उसके हिसाब से। ऐसा नहीं करना कि अगर किसी वर्कर की कोई मजबूरी है, उसे अर्जेंटली पैसा चाहिए, तो आप उसकी मजबूरी का गलत फायदा उठा के कम पेमेंट कर दो। आप उन्हें जो मार्केट रेट्स चल रहे हैं वैसा ही आपको देना चाहिए। ये स्पेशली बच्चों और विमेंस में किया जाता है कि उनसे ज़्यादा काम करवा के फिर पेमेंट कम की दी जाती है, तो ऐसा नहीं करना। फिर है गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। सैलरी तो देनी ही है, साथ में उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उसकी वर्किंग साइट में इतना रिस्क है कि वो काम करते करते कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है उन्हें काम सिखाना, ट्रेनिंग देना, और जब उन्हें काम करना आ जाए और वो बहुत अच्छा काम करें तो फिर उन्हें प्रमोट करना। उन्हें ट्रेनिंग देना, प्रमोशन देना भी आपकी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर है पी रिकॉग्निशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारे वर्कर सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, उन्हें इज्जत भी चाहिए होती है। तो अगर वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया है, उन्होंने काफ़ी ओवरनाइट भी काम करके अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प की है, तो आपको उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए। अपने साथ काम कर रहे लोगों, मतलब कलीग्स की भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ऐसे अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स वगैरह भी वो निकालती है। इससे आप याद कैसे करोगे? एक सीक्वेंस के थ्रू। सीक्वेंस मतलब कि हर एक वर्कर जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वो सबसे पहले उसकी कंसर्न क्या होता है कि सैलरी, है ना। पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि पैसा कितना दोगे। उसके बाद फिर वो देखेगा कि क्या काम करने की जो जगह है वो अच्छी है या नहीं। तो वर्किंग कंडीशन अगर अच्छी है या एक्सीडेंट होने के चांसेस तो नहीं है वो। उसके बाद उसे अब जगह भी देख ली, पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा है, अब काम करना आना भी तो चाहिए, तो फिर उसे काम सीखना पड़ेगा। अब काम वो अगर अच्छा करेगा तो हमेशा एक पोजीशन पे नहीं रहेगा, उसे प्रमोट किया जाएगा, तो उसे प्रमोशन मिलेगा। और जब ट्रेनिंग भी हो गई, प्रमोशन भी हो गई, अब उसे क्या चाहिए? इज्जत चाहिए। तो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट और पी रिकॉग्निशन आती है। तो पहले सिर्फ पैसा, काम करने की जगह अच्छी होनी चाहिए, काम आना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, और उसके बाद फिर क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। चलिए, तो यहाँ से आपको पिक्चर्स भी दिख रहे होंगे, ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स दिखा रहे हैं, ये सोशल गोल्स हैं, और ये पर्सनल गोल्स हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एक और देख लो कि ऑर्गेनाइजेशन को ही हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। यहाँ पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का दूसरा नाम आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी होता है, और इसके अलावा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी इसी को ही बोलते हैं। सोशल का एक ही नाम हो सकता है, सोशल। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर इसकी पहली इंपॉर्टेंस है कि इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये इट इज कंसर्न्ड विद पैसा, कॉस्ट, कि कम से कम कॉस्ट लगना चाहिए और कम से कम खर्चा कब होगा? जब हम रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज आ रहे हैं, हम उसका इतने अच्छे से यूटिलाइजेशन करें कि कम से कम वेस्टेज हो। और अगर वेस्टेज कम हो रहा है तो आपका जो कॉस्ट लग रहा होगा वो कम लगेगा, तो आप एफिशिएंट हो जाओगे। तो मैनेजमेंट क्या कोशिश करती है कि हर एक रिसोर्स को इतनी अच्छे से यूज किया जाए ताकि वो वेस्ट ना हो, ताकि हमारा जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए। फिर दूसरा है कि मैनेजमेंट आपकी सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। और सोसाइटी के डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करती है? क्योंकि मैनेजमेंट के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या क्या होता है, अभी हमने याद किया था 4ECGQ। तो उससे एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इकोनॉमी की वेल्थ बढ़ती है, एजुकेशन लेवल बढ़ता है, सिविक एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं तो जो सिविक नॉर्म्स है वो फुलफिल होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट और एनजीओ की भी हेल्प करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हैं। तो इन सबसे क्या होता है? वही चीज़ें, ये सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे करता है? थ्रू क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। फिर है आपका तीसरा कि ये ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है।
तो ग्रुप गोल को कैसे, क्योंकि ये इंडिविजुअल के एफर्ट्स को यूनाइट करता है इनटू अ सिंगल डायरेक्शन। और ये हम पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पर कोई इंसान अपने घर के लिए काम कर रहा है, कोई इलाज के लिए काम कर रहा है, कोई फीस के लिए काम कर रहा है, तो उन सबके एफर्ट्स को आपको एक सिंगल डायरेक्शन में लेकर आना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। चौथी जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो है ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में हेल्प करता है। तो जब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वही चेंजेस हमें अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करने होते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि बेल बॉटम जीन्स अगर फैशन में आ गई है तो आपको वही बनानी पड़ेगी। तो उन चेंजेस को अपने बिजनेस में अडॉप्ट करने में भी मैनेजमेंट हेल्प करती है। और हेल्प कैसे करती है, क्योंकि जब भी ऐसा कोई चेंज मार्केट में आता है तो जो वर्कर्स होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं, वो रिलक्टेंट होते हैं, वो चेंज करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको आदत हो चुकी है, वो सालों से एक तरीके से काम करते आ रहे हैं। अब आप अगर काम करने का तरीका बदलोगे तो उन्हें नया चीज सीखनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से वो रेजिस्ट करते हैं। तो ये मैनेजमेंट का काम होता है कि वो उन्हें समझाए कि कैसे ये चेंज उनके लिए भी बेनिफिशियल है, कि अगर वो नई स्किल सीखेंगे तो उनकी करियर ग्रोथ होगी, उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा वगैरह वगैरह। तो ऐसा करके वो उन्हें मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपनी खुद की इच्छा से विलिंगली कन्विंस हो जाए कि हाँ ये चेंजेस अडॉप्ट करने चाहिए। ये कौन हेल्प कर रहा है इसमें, मैनेजर्स, मतलब मैनेजमेंट। फिर हम लास्ट इंपॉर्टेंस देखेंगे कि ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हेल्प करती है। तो ये इंश्योर करती है कि वर्कर्स को टाइमली सैलरी मिले। इसके अलावा जो वर्कर्स हैं वो उन्हें एक अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, उन्हें ट्रेनिंग मिले, प्रमोशन मिले और सेल्फ रिस्पेक्ट मिले। तो ऐसा करके वो क्या कर रही है, इंडिविजुअल के गोल्स को भी अचीव कर रही है। तो ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बल्कि इंडिविजुअल के गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प करती है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, तो सारी इंपॉर्टेंस की ट्रिक है आपकी, इज जीडीपी इम्पॉर्टेंट, इज जीडीपी इम्पॉर्टेंट। आई से क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। फिर एस से क्या हो जाएगा, सोशल डेवलपमेंट। फिर जी से आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। इसके अलावा फिर डी से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। और लास्ट जो आपका पी है वो क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करती है। तो इंक्रीजेस एफिशिएंसी, सोशल डेवलपमेंट और आपका ग्रुप गोल डायनामिक बनाती है और पर्सनल डेवलपमेंट। ओके, ये जो आपकी ट्रिक है वो आपको इसके इस टॉपिक के इनिशियल यहाँ पर भी मिल जाएगी कि इज जीडीपी इम्पोर्टेंट। अच्छा, इम्पोर्टेंट जो है इससे कुछ लिंक नहीं है, बस ये आपको याद रखने में हेल्प करेगी कि ये जो ट्रिक है वो इम्पोर्टेंस की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर का मतलब होता है कि मैनेजमेंट कैसा है, क्या ये साइंस का एक सब्जेक्ट है, क्या ये आर्ट की तरह है, या ये प्रोफेशन की तरह है। तो हम क्या करेंगे, साइंस, आर्ट और प्रोफेशन के इंडिविजुअल फीचर्स के बारे में जानेंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे कि क्या ये फीचर मैनेजमेंट में भी दिखता है या नहीं। जैसे साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस का पहला फीचर है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि साइंस का एक पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल है जो मार्केट में अवेलेबल है। तो हर वो इंसान जो साइंस के बारे में जानना चाहता है वो मार्केट से वो स्टडी मटेरियल्स लेकर उसकी नॉलेज गेन कर सकता है। तो साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसे बुक मटेरियल्स के थ्रू पढ़ा जा सकता है। तो क्या ये चीज मैनेजमेंट में भी है, तो यस। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं, बुक्स के हेल्प से, स्टडी मटेरियल्स के हेल्प से। तो मैनेजमेंट के बारे में भी स्टडी मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल है जिसे पढ़कर हम उसकी नॉलेज को गेन करते हैं, है ना। यही चीज एमबीए में हम यही करते हैं। फिर हम बात करते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो साइंस का एक और फीचर है कि साइंस के प्रिंसिपल्स हर जगह पर एक जैसे ही अप्लाई किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल जिस तरह से यहाँ काम कर रहा है वैसे ही वो अमेरिका में भी करेगा, वैसे ही वो जापान में भी करेगा, वैसे ही वो चाइना में भी करेगा। तो उसके प्रिंसिपल हर जगह पर सेम होगी। या फिर अगर आप बात कर लो केमिस्ट्री की, तो अगर मान लो कोई दो केमिकल्स को मिलाकर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल रहा है तो इंडिया में भी वही सॉल्यूशन मिलेगा और वही चीजों को सेम मात्रा में जापान में मिलाया जाए, यूएसए में मिलाया जाए, कहीं पर भी, तो आपको सेम सॉल्यूशन ही मिलेगा।
तो इसके प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? तो मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलने पड़ते हैं। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आप बीएसटी के सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ एग्जांपल ले लो कि इसका एक प्रिंसिपल होता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि काम को अगर आप बांट दोगे तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, आप शॉर्ट में अभी इतना समझो। तो एक इसका प्रिंसिपल है कि काम को अगर आप डिवाइड कर दिया जाए तो वो काम जो होता है वो आसान हो जाता है। तो क्या ये जो प्रिंसिपल है वो हर जगह पर सेम तरीके से अप्लाई होता है? तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कहीं पर ये अप्लाई हो रहा हो, कहीं पर ये अप्लाई नहीं हो रहा हो। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही इंसान है तो आप कैसे काम को डिवाइड करोगे? तो इससे क्या करना पड़ता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाई करना होता है। हर जगह पर ये सेम तरीके से अप्लाई नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं साइंस के तीसरे फीचर के बारे में, और वो है आपका एक्सपेरिमेंटेशन। तो प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो रातों रात नहीं बन गए थे, वो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू बने थे। तो पहले उसे ऑब्जर्व किया गया और फिर उसे बार बार एक्सपेरिमेंट करके उस पर देखा गया। जब हर बार हमें सिमिलर रिजल्ट्स मिले तो ही हमने उसे एक प्रिंसिपल बनाया। जैसे न्यूटन का एग्जाम्पल ले लें कि उन्होंने पहले देखा कि एप्पल अगर टूटा तो वो नीचे ही गिरा। तो उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जर्व किया कि अरे कोई चीज अगर गिर टूटती है या ऊपर से अगर फेंकी जाए तो वो नीचे आके गिरती है। फिर उसने क्या किया, फिर उसने बहुत सारी चीजों पर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्या हर एक चीजों को अगर ऊपर से छोड़ा जाए तो वो नीचे ही आएगा। और जब उसे हर बार सेम रिजल्ट्स मिले तो उन्होंने क्या बना दिया, एक प्रिंसिपल बना दिया। तो क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? तो यस, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो भी रातों रात नहीं बने। वो भी कैसे बने थे, वो बने थे आपके एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो पहले ऑब्जर्व किया गया कि हाँ, काम को बांटने से, मानो फॉर एग्जाम्पल डिविजन ऑफ वर्क, तो काम को बांटने से जो होता है वो काम आसान हो जाता है। अब उसे यहाँ पर भी अप्लाई करके देखा गया, फिर उसे तीन चार जगह और अप्लाई करके देखा गया। जब हर जगह पर ऑलमोस्ट हमको सिमिलर रिजल्ट्स मिले तो हमने क्या बना दिया, इसे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। पर ये पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है, ये पार्शियली सच है। पार्शियली मतलब कि हाँ, इसे भी ऑब्जर्व करके बनाया, इसे भी एक्सपेरिमेंट किया। बट क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो चीजों पर अप्लाई नहीं होते, वो लोगों पर अप्लाई होते हैं, वो ह्यूमंस पे अप्लाई होते हैं। तो आप एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे कोई काम को डिवाइड किया चार लोगों में, तो उन्होंने क्या किया, इस काम को कंप्लीट करके दे दिया एक वीक में। ओके, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसी काम को अगर आप जापान के भी चार लोगों में डिवाइड करोगे तो वो भी एक हफ्ते में ही खत्म करेंगे। हो सकता है वहां के लोग ज्यादा स्किल्ड हो और वो उस काम को सिर्फ 4 दिन में कंप्लीट कर दें। या फिर मान लो आप किसी और कंट्री में चले जाओ जहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो वो उस काम को करने में मान लो 1 महीना लगा दे। तो हालांकि ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको हर जगह सेम रिजल्ट मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमंस पे अप्लाई हो रहा है। तो ये पार्शियली प्रेजेंट है कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ आर्ट की। तो एज एन आर्ट, मैनेजमेंट के भी उसके आर्ट के भी कुछ फीचर्स होते हैं और फिर हम उससे कंपेयर करेंगे। तो पहला फीचर होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो आर्ट की भी क्या होती है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। मतलब इस आर्ट को भी सीखने के लिए कुछ स्टडी मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिसकी हेल्प से हम आर्ट की नॉलेज को गेन कर सकते हैं। जैसे म्यूजिक की कुछ किताबें हैं जहाँ से आपको राग के बारे में, सुर के बारे में आप सीख सकते हो कि कितने सुर होते हैं, कितने राग होते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसकी भी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है जिसे पढ़कर आप उसकी नॉलेज गेन कर सकते हो, और सेम मैनेजमेंट की भी बुक मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं। फिर हम बात करते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि जो आर्ट होता है उससे आप, उसमें आप अपना कुछ पर्सनल टच दे सकते हो, अपनी खुद की क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, अपना खुद का कुछ इनोवेशन उसमें आप कर सकते हो। जैसे अगर आप बात करें कि जो सारे सिंगर्स होते हैं उन्होंने लगभग सारे सेम सुर ताल राग वगैरह सीखे होते हैं, बट क्या सारे सिंगर्स एक जैसा गाते हैं? नहीं। तो सबके गाने का तरीका अलग अलग होता है, सबके गाने की स्टाइल्स अलग अलग होती है। तो क्या है कि आप उसमें अपना खुद का कुछ पर्सनल इनोवेशन कर सकते हो। वैसे ही डांसर्स
तो मान लो कि आपने कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल सीखी हुई है, आप कथकली करते हैं, तो क्या सारे कथकली डांसर्स एक जैसा ही डांस करते होंगे? नो। तो भले ही आपने उसका जो कोर चीजें हैं आप उसे सीख भी लें, तो भी आप उसमें अपनी कुछ पर्सनल इनोवेशन क्रिएटिविटी डाल सकते हैं। सेम क्या ये मैनेजमेंट में भी होता है? तो यस, इट इज प्रेजेंट, ये मैनेजमेंट में होता है, क्योंकि जैसे अगर आप अभी सीख रहे हैं तो आप मैनेजमेंट के बारे में जो थ्योरी नॉलेज है वो आप सब सेम तरीके से सीखोगे, लेकिन कौन कितना बेटर उसे अप्लाई करेगा वो डिपेंड करेगा कि आप पर्सनल टच उसको कितना दे रहे हो, खुद से आप कितनी स्किल्स उसमें डाल रहे हो। फिर हम बात करते हैं आर्ट के तीसरे फीचर के बारे में, और वो है आर्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो आर्ट को कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, जितना ज़्यादा आप उसे यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा उसमें एफिशिएंट हो जाओगे। और अगर आप साल भर के लिए डांस करना छोड़ ही दो, गाना गाना छोड़ दो, तो आपकी जो आर्ट है, आपकी जो स्किल्स है वो कम हो जाएंगी। तो क्या ये मैनेजमेंट में भी होता है? तो यस। तो जो अगर मैनेजर मान लो बहुत 15 सालों से किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कर रहा है, तो उसकी स्किल्स इंक्रीज होती जाएंगी, जितना ज्यादा वो प्रैक्टिस करेगा उतना एक्सपर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो 2-3 सालों के लिए अगर वो ऑफ ले ले, मैनेजर का काम नहीं करे, तो जो स्किल्स है वो उसकी कम हो जाएंगी। तो ये भी प्रैक्टिस पर बेस्ड होता है। लास्ट हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के क्या फीचर्स होते हैं? ए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये वही है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो प्रोफेशन मतलब अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको लॉयर बनना है, तो उसके लिए कुछ स्टडी मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसे पढ़कर आप उसके नॉलेज को गेन कर सकते हो। तो सेम आपका मैनेजमेंट में भी ये होता है। फिर होता है प्रेजेंस ऑफ एसोसिएशन। अब हर एक प्रोफेशन के लिए क्या होते हैं, उसके कोई एसोसिएशंस मार्केट में मतलब हर एक कंट्री में आपके एसोसिएशंस होते हैं। जैसे अगर कोई लॉयर बना है तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। वैसे ही अगर कोई डॉक्टर बना है तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो क्या ऐसा कोई एसोसिएशन मैनेजर्स के लिए भी होता है, मैनेजमेंट के लिए भी होता है? तो यस, अगर आप मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो आपके लिए भी एक एसोसिएशन होता है, और वो है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो AIMA ऐसा एक एसोसिएशन है। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है ना कि लॉयर के लिए वो कंपलसरी है कि उससे अगर लॉयर बनना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। डॉक्टर्स को भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो आपकी कंपनी का कोई ऐसा मैनेजर भी हो सकता है जिसने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। तो ये जो फीचर है कि एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करवाना, ये अभी करेंटली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अभी करंट ट्रेंड्स को अगर हम देखें तो जनरली अब जो मैनेजर्स होते हैं वो यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं। तो अभी कंपलसरी नहीं है, बट इन फ्यूचर शायद हो जाएगा। आगे हम बढ़े तो प्रोफेशन का जो तीसरा फीचर है वो है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो अगर आज मैं चाहूँ कि यार डॉक्टर बन जाऊं, अगर मैं, तो कल मैं क्लिनिक ओपन करूं, टेबल चेयर्स कुछ इक्विपमेंट्स लाकर रख दूं, और फिर मैं बोलूँ कि अब मैं डॉक्टर हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई एंटर नहीं कर सकता, इसकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। अगर आपको इसमें एंटर करना है तो आपको एक डिग्री क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी। तो क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है कि हर कोई मैनेजर नहीं बन सकता, डिग्री लेना कंपलसरी है? तो ऐसा नहीं है। ओके, मतलब हालांकि मैनेजमेंट की एक डिग्री होती है, वो क्या है, MBA डिग्री। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है उसने MBA किया ही है। तो बिना MBA किए भी आप मैनेजर बन सकते हो। तो ये जो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला फीचर है ये अभी करेंटली प्रेजेंट नहीं है, बट ऑनगोइंग ट्रेंड्स को देखते हुए लग रहा है कि बहुत जल्दी ये प्रेजेंट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सर्विस मोटिव। हर एक प्रोफेशन का जो पहला मोटिव होता है वो सर्विस देना होता है। जैसे डॉक्टर का पहला मोटिव क्या होता है, ट्रीटमेंट करना। वैसे ही लॉयर्स का पहला मोटिव क्या होता है, जस्टिस इंश्योर करना, ना कि पैसे कमाना। तो क्या मैनेजमेंट का भी जो मोटिव है वो सर्विस है? तो नो, मैनेजमेंट का पहला मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना, मतलब मनी कमाना। लेकिन हालांकि ये वाला जो सर्विस मोटिव है अभी प्रेजेंट नहीं है, बट इन फ्यूचर हो जाएगा ना, क्योंकि अभी हमारे जो मैनेजर्स होते हैं उसमें मैनेजमेंट के कोर्स में भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है।
तो हो सकता है ये फ्यूचर में सर्विस मोटिव हो जाए। लास्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। तो क्या होता है कि हर एक प्रोफेशन के लिए कुछ एथिकल कोड्स बनाए जाते हैं। जैसे डॉक्टर के लिए एक एथिकल कोड है कि आधी रात को भी अगर कोई आपको पेशेंट कॉल करता है तो आपको उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए। वैसे ही लॉयर के लिए एथिकल कोड है कि अगर आपको पता है कि आपका क्लाइंट जो है वो क्रिमिनल है तो आपको उसका साथ नहीं देना चाहिए। तो ये सब कुछ एथिकल कोड्स हैं जो कि कौन बनाता है, एसोसिएशन बनाता है। तो प्रोफेशन में तो ये होता है, क्या मैनेजमेंट में भी होता है? तो यस, हमारा भी एक एसोसिएशन है जिसे हम कहते हैं ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये कुछ कोर्स बनाते हैं फॉर द मैनेजर्स, बट क्योंकि मैनेजर्स का इसमें रजिस्ट्रेशन करना ही कंपलसरी नहीं है, तो इन कोड्स को मानना भी उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये जो एथिकल कोड्स है वो भी, ये वाला जो फीचर है वो भी अभी करेंटली तो नहीं है, बट इन फ्यूचर हो जाएगा। ओके, तो ये अभी आपने देखा नेचर कैसा है एज अ साइंस, एज एन आर्ट या फिर प्रोफेशन। तो यहाँ पर आपके ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज अ आर्ट दोनों है, तो उसमें आपको दोनों के फीचर साथ में लिखना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि मैनेजमेंट दोनों की तरह एक्ट करता है। जनरली इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है कि इसमें आपको कुछ फीचर्स दे दिए जाएंगे, जैसे कि राम एक सिंगर है, उसने बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं की थी तो फिर अब वो सिंगिंग भूल गया है। वैसे ही ये जो श्याम है या मोहन है वो एक मैनेजर था, उसने भी अगर अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी तो फिर वो अपने मैनेजमेंट की स्किल्स को भूल गया। तो अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैनेजमेंट के किस नेचर की बात चल रही है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये आर्ट की बात चल रही है और कौन सा वाला फीचर है कि जो आर्ट होता है इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। ओके, आप समझ पा रहे हैं कि आपको उसे एक्सप्लेन करके दिया जाएगा इन द केस स्टडी। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा नेचर और उसका कौन सा हेडिंग। चलिए, हेडिंग को याद रखने के लिए आप कुछ ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। वैसे साइंस और आर्ट में तो हेडिंग तीन तीन ही है, तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं, बट साइंस को याद करने के लिए आप यूज कर सकते हैं एक वर्ड, स्यू। स्यू मतलब मुकदमा चलाना, कोर्ट केस कर देना। तो स्यू, एस से क्या हो जाएगा आपका सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यू से आपका क्या हो जाएगा यूनिवर्सल एप्लीकेशन, और ई से आपका क्या हो जाएगा एक्सपेरिमेंट, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। फिर आपका हो जाता है आर्ट। आर्ट के लिए कोई अच्छी आप ट्रिक नहीं है, बट आप उसको याद कर सकते हैं एस पी पी से। एस से वही सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पी से क्या हो जाएगा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और फिर दूसरे पी से क्या हो जाएगा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। लास्ट है आपका एज अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन को आप कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए कोड है वर्म एग्जिस्टेंस। किसी भी प्रोफेशनल को अगर आप देखो तो उनका एग्जिस्टेंस कैसा होता है, वार्म, है ना। डॉक्टर को देख लो, लॉयर को देख लो, उनका वार्म एग्जिस्टेंस मतलब प्रॉपर जेंटलमैन टाइप से लोग होते हैं। तो डब्ल्यू से क्या हो जाएगा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ए से आपका क्या हो जाएगा एसोसिएशंस, फिर आपका आर से क्या हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, फिर एम से क्या हो जाएगा मोटिव, सर्विस मोटिव, फिर एग्जिस्टेंस से क्या हो जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। ओके, चलिए वापस आते हैं। तो ये नेचर भी हमने कवर कर लिया है। इसके बाद अच्छा, ये आपकी वही जो अभी हमने पढ़ा नेचर, ये दिखा रहा है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन, और ये बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये तीन किसके फीचर्स हैं, तो ये है साइंस। फिर ये है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और ये है फिर प्रैक्टिस। ये क्या दिखा रहा है आर्ट। सिस्टमेटिक या वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये एसोसिएशन, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये सर्विस मोटिव, और ये क्या है एथिकल कोड्स, राइट एंड रॉन्ग। ये क्या दिखा रहा है हमें, ये दिखा रहा है प्रोफेशन। ओके, चलिए, ये सर पिक्चर्स बस आपको एक्चुअली क्या होता है ना, कोई पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। वर्ड्स जो आप पढ़ते हो वो आप भूल जाते हो, पर जो आप देखते हो, जो पिक्चर्स आप देखते हो वो आपको याद रह जाती हैं। तो ये सब फोटोज वगैरह लगाने के पीछे बस यही है कि एक बार आप इनको भी देख लोगे तो कहीं ना कहीं आपको शायद एग्जाम में ये फोटोज याद आ जाएंगी, तो आपको रिकॉल करने में हेल्प हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट।
तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है जिसमें मैनेजर्स काम करते हैं। कुछ मैनेजर्स टॉप लेवल पे काम करते हैं, कुछ मैनेजर्स मिडिल लेवल पे करते हैं और कुछ बॉटम लेवल पे काम करते हैं। एक एक करके हम समझेंगे कि टॉप लेवल पे कौन होता है, मिडिल लेवल पे कौन होता है और फिर बॉटम लेवल पे। साथ ही में हमें इनके फंक्शंस को भी देखना पड़ेगा, पर अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि कौन कौन से वो लोग होते हैं। तो अगर आप बात करो टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में सबसे ऊपर कौन होता है? अच्छा, इसे याद करने के लिए हम सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा स्ट्रक्चर हो ऐसा जरूरी नहीं है, बस आपके माइंड में ये बैठ जाए इसलिए ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, सबसे टॉप पर आपके एक पर्सन होते हैं जिसे हम कहते हैं चेयरमैन। फिर उस चेयरमैन को असिस्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए उनके नीचे होते हैं कौन? जनरल मैनेजर। ओके। फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, एक होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें सारे डायरेक्टर्स होते हैं। और ये आपने शायद 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा क्या काम करना है, क्या नहीं करना, कौन डील साइन करनी है, ये यहाँ पे मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है और फिर जो वोटिंग में काम निकलेगा वही काम ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो इसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं। इन डायरेक्टर्स में से एक हेड होता है जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट, और इसी में से एक और होता है जिसे हम कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट बेसिकली अगर प्रेसिडेंट किसी दिन एब्सेंट हो तो उसकी एब्सेंस में अगर कुछ काम करना है तो वो कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। ये सारे लोग और इसके अलावा 3 और लोग जो है सीईओ, सीओओ और सीएफओ। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीओओ मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये तीनों भी क्या होते हैं? टॉप लेवल में आते हैं। तो सबसे ऊपर चेयरपर्सन, जनरल मैनेजर, फिर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें से एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा सीईओ, सीओओ और सीएफओ। ये सब लोग मिलकर क्या बनाते हैं? टॉप लेवल मैनेजर्स। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सारे लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है क्या? तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्या होता है ना कि जब आपको केस स्टडी दी होती है तो मान लो उसमें दिया होता है कि राम जो है वो मान लो सीएफओ है और वो ये पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करता है। आइडेंटिफाई करो कि वो कौन से लेवल पे काम करता है। तो अब क्या है ना कि अब आपको वो फंक्शंस को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। फंक्शंस अगर आपको याद नहीं होंगे तो भी आप सिर्फ ये देखकर कि राम कौन है, सीएफओ है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो किस पे काम करता होगा? टॉप लेवल पे। तो ये अगर आप कर पाओ, अगर आपको लग रहा है कि आसान है, तो आप इसे याद कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि मिडिल लेवल पर जो लोग काम करते हैं वो कौन कौन होते हैं या फिर कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है। अगेन मैं आपको बता दूं, हर ऑर्गेनाइजेशन का सेम स्ट्रक्चर हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कहीं पर वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो, प्रेसिडेंट नहीं हो, तो ये चल जाएगा, लेकिन सिर्फ याद करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि मिडिल लेवल में क्या होता है। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। आप एक एग्जांपल ले लो रिलायंस का, तो रिलायंस के ना बहुत सारे डिविजन्स होंगे, जैसे कि रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी बनाता है, रिलायंस का मॉल भी बन रहा है, रिलायंस एक पेट्रोलियम पंप भी है। तो ऐसे क्या होता है, इसके कई सारे डिवीजन होते हैं और हर एक डिवीजन का कौन होता है? डिविजनल हेड होता है। तो ये डिविजनल हेड कौन से लेवल पे होता है? मिडिल लेवल पे। इसके अलावा मान लो कोई एक डिवीजन है से मॉल, तो अब ये जो मॉल एक डिवीजन है इसका कौन होगा? एक डिविजनल हेड होगा। अब अगेन इस मॉल के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे मॉल में परचेज करके आने का काम कौन करता होगा? परचेज हेड, या वो संभालता होगा। फिर एक डिपार्टमेंट होगा प्रोडक्शन, फिर एक डिपार्टमेंट होगा सेल्स, फिर एक डिपार्टमेंट होगा फाइनेंस। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स के कौन होते हैं? डिपार्टमेंटल हेड्स। तो एक डिविजनल हेड और इनके कौन हो जाएंगे? डिपार्टमेंटल हेड। ये भी कौन होते हैं? मिडिल लेवल पे काम करते हैं। डिपार्टमेंटल हेड के अलावा इन सारे डिपार्टमेंट्स के अपने मैनेजर्स होते हैं, जैसे परचेज मैनेजर होगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा, सेल्स मैनेजर होगा। तो ये सारे मैनेजर्स, मतलब कोई भी एक नाम दे दे, फाइनेंस, सेल्स, प्रोडक्शन और उसके आगे लगा हो मैनेजर, तो वो कौन हो जाएगा? मिडिल लेवल। तो ये सारे मैनेजर्स भी कौन होते हैं? मिडिल लेवल। तो डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड और परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एक्सेट्रा। इसके अलावा 2 लोग और, एक है प्लांट सुपरिंटेंडेंट।
प्लांट सुपरिंटेंडेंट बेसिकली जो प्लांट एंड मशीनरी होती है इंटेंडेंट, तो प्लांट एंड मशीनरी होती है उसे अरेंज करने का काम करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में काम स्मूथली हो। और फिर आपका दूसरा एक होता है और वो होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना। एक बार आप ध्यान से ये देख लेना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है, टॉप लेवल। लेकिन चीफ हटा दिया जाए, सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पूछे तो कौन हो जाएगा, मिडिल लेवल। और उस एग्जीक्यूटिव के आगे सब लगा दिया जाए, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो कौन हो जाएगा, बॉटम लेवल। तो सीईओ टॉप है, ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिडिल है, और सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका ये बॉटम लेवल हो जाएगा। तो ये सारे लोग किसमें आते हैं, मिडिल में। तो ये देख लो, परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सारे लोग इसमें आते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिंटेंडेंट, डिविजनल हेड और डिपार्टमेंटल हेड, ये सब किसके अंदर आएंगे, आपके मिडिल लेवल के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे बॉटम लेवल की। तो बॉटम लेवल मैनेजर्स की खास बात ये है कि ये मैनेजर्स डायरेक्टली वर्कर्स के कांटेक्ट में होते हैं। अब क्योंकि हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि मैनेजर्स और वर्कर्स में डिफरेंस होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो बॉटम लेवल मैनेजर्स होते होंगे वो खुद काम करते होंगे, या वो एम्प्लॉय होते होंगे, या वर्कर्स होते होंगे। तो ये वर्कर्स नहीं है, ये मैनेजर्स हैं। बट ये वो मैनेजर्स हैं जो डायरेक्टली वर्कर्स के कांटेक्ट में होते हैं। तो वर्कर्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखते हैं। तो इस बॉटम लेवल में कौन कौन होता है, तो ये आप जैसे कर लिया है, सीईओ, एग्जीक्यूटिव और फिर सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा सुपरवाइजर, वर्कर्स पे नजर रखना कि ठीक से काम हो रहा है कि नहीं। सुपर इंटेंडेंट, आप ध्यान रखिए सिर्फ प्लांट सुपर इंटेंडेंट मिडल में होता है। प्लांट सुपर इंटेंडेंट को हटा दिया जाए तो सारे सुपर इंटेंडेंट बॉटम लेवल में आते हैं। क्लर्क जो पेपर वर्क करते हैं, और सेक्शनल ऑफिसर, सेक्शनल कौन होते हैं कि मान लो कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पे काम हो रहा होता है। जैसे कुछ टॉप फ्लोर पे हो रहा है, कुछ सेकंड फ्लोर पे हो रहा है, कुछ बेसमेंट में हो रहा है। तो हर एक सेक्शन डिवाइड है, और हर एक सेक्शन को नजर रखने के लिए वहाँ के सेक्शनल ऑफिसर्स होते हैं। तो ये भी किस में आते हैं, आपके बॉटम लेवल पे। चलिए, फिर हम बात करते हैं कि हर एक लेवल पर जो लोग होते हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं। तो टॉप लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनकी फीचर्स हम पहले देखेंगे या फंक्शंस देखेंगे। टॉप लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स की एक्टिविटीज को। मतलब मिडिल लेवल को क्या काम करना है, कैसे करना है, वो उन्हें कौन बताएगा, टॉप लेवल। तो मिडिल लेवल की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना उनकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पैसा रिक्वायर्ड है, जो भी एसेट्स रिक्वायर्ड है, फिजिकल रिसोर्सेज, उन सारे रिसोर्सेज को अरेंज करना भी टॉप लेवल की जिम्मेदारी है। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरप्राइज। इंटरप्राइज को क्या अचीव करना है, उसके गोल्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये भी टॉप लेवल बताएगा। प्लान्स एंड पॉलिसीज, तो आपके क्या प्लान्स हैं, और पॉलिसीज मतलब होता है जैसे रिफंड पॉलिसी है या नहीं है, एक्सचेंज पॉलिसी है या नहीं है, क्रेडिट में सामान देना है कि नहीं, ये पॉलिसीज भी वही डिसाइड करते हैं। वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन का भला सोचना और उसे और ग्रो करते जाना, सर्वाइव करवा पाना, ये टॉप लेवल की जिम्मेदारी है। लाइसेंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया के साथ साठ गांठ रखना, लाइसेंस रखना, जैसे गवर्नमेंट के लोगों के साथ, सप्लायर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ पहचान रखना, उनसे मीटिंग्स करना, ये भी किसकी जिम्मेदारी है, टॉप लेवल। फिर है इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, आपकी बिजनेस की वजह से अगर सोसाइटी के किसी भी सेगमेंट को कुछ नुकसान हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार भी कौन है, टॉप लेवल। फिर है कोऑर्डिनेशन, अब ध्यान रखिए कि कोऑर्डिनेशन सारे लेवल ऑफ मैनेजर्स करते हैं। बस जो टॉप लेवल होता है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कोऑर्डिनेशन करता है। मिडिल लेवल सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन करेगा, और जो बॉटम लेवल है वो वर्कर्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेगा। तो कोऑर्डिनेट सब करेंगे। तो यहाँ पे किस कोऑर्डिनेशन की बात चल रही है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बाहर जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी, टॉप लेवल की। अब इसके जो सारे फंक्शंस हैं वो है तो बहुत इजी, बट इसे याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए आपकी ट्रिक हो जाएगी, मिस्टर ओपी वॉज लेट इन society's
कमेटी। ओपी का मतलब यहाँ पर मैंने जो लिया है वो है ओम प्रकाश, द लेजेंड ओम प्रकाश। अगर आप उन्हें जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप ओपी याद रख लीजिए। एन से क्या हो जाएगा, मिडिल लेवल की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना। आर से क्या हो जाएगा, रिसोर्सेस अरेंज करना। इसके अलावा ओ से क्या हो जाएगा आपका, ओ और पी दोनों चीजें, ओ से आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करना। पी से क्या हो जाएगा, प्लान्स एंड पॉलिसीज डिटरमाइन करना। वॉज से क्या हो जाएगा, वेलफेयर एंड सर्वाइवल। इसके बाद है क्या, लेट, तो लेट से आपका क्या याद हो जाएगा, लाइसन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इसके बाद है सोसाइटीज, तो सोसाइटी से क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। और इसके अलावा कमिटी में, कमिटी सी से क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन। अब अगर आप याद रख पाए तो कमिटी में आप देखो लास्ट में ई है, तो ई से फिर क्या हो जाएगा आपका एनवायरमेंट, है ना, कि एनवायरमेंट में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसे भी इम्प्लीमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। तो मिस्टर ओपी वॉज लेड इन सोसाइटीज कमिटी। मिडिल, रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स, वेलफेयर, लाइसेंस, सोसाइटी का इम्पैक्ट और कोऑर्डिनेशन, और लास्ट में आपका आ गया एनवायरमेंट। फिर हम बात करते हैं मिडिल लेवल के सारे फंक्शंस के बारे में। तो जैसे टॉप लेवल मिडिल लेवल की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है, वैसे ही जो मिडिल लेवल होता है वो लोअर लेवल की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है। और यहाँ पर टॉप लेवल ने अगर कुछ ऑर्डर्स दिए हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन करना टू द लोअर लेवल, ये भी किसका काम है, मिडिल लेवल का, मिडिल लेवल का। फिर हम बात करते हैं अपनी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना भी किसकी जिम्मेदारी है, मिडिल लेवल की। इसके अलावा मिडिल मैन क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट भी करते हैं। तो कुछ स्टाफ की अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कमी है तो उन्हें अपॉइंट करके ले आना, ये भी मिडिल लेवल की का काम है। फिर है मोटिवेट करना, एम्प्लॉयज अगर ठीक से काम करना नहीं चाह रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्हें मोटिवेट करना भी मिडिल लेवल का काम है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो यहाँ से भी आप समझिए कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन होते हैं, तो बॉटम लेवल मैनेजर्स का ही दूसरा नाम होता है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स इसीलिए क्योंकि ये वर्कर्स से डायरेक्टली डील करते हैं। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स खुद वर्कर्स नहीं होते, वर्कर्स से डील करते हैं, वही बॉटम लेवल। तो उनकी अगर उनसे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसकी कोई गलती है, तो इसके लिए भी जिम्मेदार कौन होगा, मिडिल लेवल। इसके अलावा है कोऑर्डिनेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स। हमने पहले भी देखा था कि कोऑर्डिनेशन का काम सब कर रहे होते हैं, तो वैसे ही मिडिल लेवल भी करेगा, पर ये मिडिल लेवल पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट नहीं करता, सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेगा। ओके, मतलब अगर मैं सेल्स डिपार्टमेंट से हूँ तो सेल्स डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन परचेस डिपार्टमेंट के साथ रहना चाहिए या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ रहना चाहिए, सिर्फ इतना इंश्योर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगेन मिडिल लेवल के फंक्शंस आसान है बट याद रख पाना मुश्किल है, तो इसकी भी हम एक ट्रिक देखेंगे कि मिडिल लेवल का ट्रिक हो जाएगी लोअर डिपार्टमेंट ए मैरिड फर्स्ट लाइन कुकू। लोअर डिपार्टमेंट एप मैरिड फर्स्ट लाइन कुकू। एप अगर आप जानते हो बंदर की प्रजाति होती है, लंगूर वगैरह, उसे हम कहते हैं। कुकू मतलब कोयल। तो हिंदी में अगर आप थोड़ा ट्रांसलेट करोगे तो लोअर डिपार्टमेंट के बंदर ने फर्स्ट लाइन के कोयल से शादी कर ली। ओके, थोड़ा सा बकवास है बट याद रखने के लिए आपके लिए इनफ हो जाना चाहिए। लोअर से क्या हो जाएगा, लोअर जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं उनकी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना और उन्हें इंटरप्रेट करना। डिपार्टमेंट से क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करना। एप से क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट। मैरिड से क्या हो जाएगा, मोटिवेशन, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को। इसके अलावा फर्स्ट लाइन से क्या हो जाएगा कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा कुकू मतलब क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन किसका करेंगे, अपने डिपार्टमेंट का। ओके, फिर वापस आते हैं, लास्ट हमारा है बॉटम लेवल मैनेजर्स। इनके फंक्शंस में पहला आता है प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवांसेस ऑफ वर्कर्स।
तो क्योंकि ये डायरेक्टली वर्कर्स से डील करते हैं, उनके टच में होते हैं, तो ये इनकी जिम्मेदारी होती है ये देखना कि वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, और अगर वो प्रॉब्लम है तो उन्हें सॉल्व करना। फिर है इंटरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन टू द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स को, वर्कर्स को एग्जैक्टली क्या काम करना है ये उन्हें इंस्ट्रक्ट करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना इनकी जिम्मेदारी होती है। फिर है स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। तो जो भी सामान वर्कफोर्स बना रही है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ये इनकी जिम्मेदारी है। फिर है सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर्स को काम करते करते कहीं चोट ना लगे, एक्सीडेंट ना हो, ये भी इनकी जिम्मेदारी है। फिर है वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स। तो आप जो वर्कर्स हैं वो काम करते करते ज़्यादा सामान वेस्ट ना करें, पैसा बर्बाद नहीं करें, रॉ मटेरियल्स बर्बाद नहीं करें, ये भी इनकी जिम्मेदारी है। फिर है मोरल बूस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका काम करते करते अगर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है या फिर इंसल्टेड फील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, ऐसा उन्हें लग रहा है, तो उनका मोरल दोबारा से बूस्ट करना, ये भी इनकी जिम्मेदारी है। फिर है वर्कर्स की लॉयल्टी के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा वर्कर कितना ज़्यादा लॉयल है ये इन पर डिपेंड करता है। तो जनरली अगर बॉटम लेवल मैनेजर्स कोऑपरेटिव है, वो उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, तो वर्कर्स हड़ताल पे नहीं जाते, वो स्ट्राइक नहीं करते या फिर वो निकलने की कोशिश नहीं करते। बट अगर ये लोग बदतमीज होते हैं, ये लोग अगर गंदे तरीके से बात करते हैं, तो वर्कर्स काम नहीं करना चाहते फिर। ठीक है, तो कितना ज़्यादा लॉयल रहेंगे ये इन पर डिपेंड करता है। फिर है इंटरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन, ये दोबारा रिपीट हो गया, इसका एक रीज़न है, वो अभी हम ट्रिक में देखेंगे। इंटरेक्शन और इंस्ट्रक्शन वही वर्कफोर्स को बताना कि उन्हें क्या काम करना है। और फिर है रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो जो सुपीरियर्स हैं, जैसे मिडिल लेवल हो गए, टॉप लेवल हो गए, और जो सबऑर्डिनेट है, जो उनके अंडर काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनके रिलेशंस अच्छे रहे हमेशा, उनके लिए जिम्मेदार कौन है, ये बॉटम लेवल मैनेजर्स। अगेन इसको याद रखने की जो ट्रिक होगी वो क्या होगी, तो इसकी ट्रिक है प्रॉब्लम इज। अब इस में देखना डबल एस लगेगा, प्रॉब्लम इज वेस्टिंग मोर लॉयल्टी, वेस्टिंग मोर लॉयल्टी इन रिलेशंस ना। आई एम सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, बोल तो मुझे बहुत पहले ही देना चाहिए था, बट आई होप आपको समझ आ रही है। प्रॉब्लम से क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम एंड ग्रीवांसेस, इस मतलब आई, फिर डबल एस, आई से आपका क्या हो जाएगा इंटरेक्शन, इंटरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन, जो वर्कफोर्स को इंटरेक्ट करना, उन्हें इंस्ट्रक्ट करना, ये सब इसमें आएगा। एस से क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, कि जो सामान बन रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ये इसके लिए जिम्मेदार होना। दूसरे एस से क्या हो जाएगा सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, तो जो वर्कर्स है वो सेफ रहे, उनका एक्सीडेंट नहीं हो। इसके बाद अब क्या आते हैं, प्रॉब्लम इज हो गया। फिर है वेस्टिंग, वेस्टिंग से समझ आ रही है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। फिर है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। फिर है आपका मोर, मोर से क्या हो जाएगा मोराल, बूस्ट करना एम्प्लॉयज का। फिर 7 लॉयल्टी हो जाएगा, तो वर्कर्स की लॉयल्टी है ना, लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स। फिर है रिलेशंस, तो रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट। अब यहाँ पे जो ये इन है ना बीच में, इस इन से ये आप 8 इन कर सकते हो और ये 9 कर सकते हो। इन से क्या हो जाएगा इंटरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन। तो आप चाहो तो ये आई से भी याद रख सकते हो, और यहाँ पे जो इन आ रहा है आप उससे भी याद रख सकते हो, तो आप चाहिए। चलिए, तो इसके साथ हमने सारे जो लेवल्स थे वो भी कवर कर लिए। छोटी सी इंफॉर्मेशन और, जनरली सारे लेवल ऑफ मैनेजर्स सारे ही फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो टॉप लेवल प्लानिंग भी करेगा, ऑर्गेनाइजिंग भी करेगा, स्टाफिंग भी करेगा, डायरेक्टिंग भी करेगा, कंट्रोलिंग भी करेगा, वैसे ही मिडल भी, वैसे ही बॉटम भी। बट जनरली जो टॉप लेवल होते हैं वो ज़्यादा क्या परफॉर्म करते हैं, तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो अगर आपसे सिर्फ बोला जाए कि टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली डू प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड नॉट स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, तो ये गलत है। वो परफॉर्म सब करते हैं, ज़्यादा क्या परफॉर्म करेंगे, ज़्यादा एफर्ट्स किस में डालेंगे, तो वो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। वैसे ही मिडिल लेवल जो होते हैं वो सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं, पर ज़्यादा टाइम क्या परफॉर्म करेंगे, स्टाफिंग। वैसे ही बॉटम लेवल से परफॉर्म करेंगे, पर ज़्यादा टाइम किसको देंगे, तो वो है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके,
आगे बढ़ते हैं तो ये आपका यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है, जो अभी हमने ट्रिक्स पढ़े वो आपके आपके मिल जाएंगे। Mr. OP was late in society's committee. Lower department 8 married first line cuckoo. Problem is wasting more loyalty in relations. आगे बढ़ते हैं तो हमारे इस चैप्टर का जो लास्ट मेजर कॉन्सेप्ट है वो है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे मैनेजर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को सिंक में लाते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनाइजेशन में हो रही सारी एक्टिविटीज और ऑर्गेनाइजेशन में जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की एक्टिविटीज को हम सिंक मिलाते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं। अब सिंक मिलाने का मतलब क्या है? जैसे आप समझिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 4-5 डिपार्टमेंट हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो ये क्या है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये सब क्या करते हैं? सिर्फ आइसोलेशन में अपना अपना काम करते हैं। जैसे परचेज डिपार्टमेंट सिर्फ खरीदने का काम करेगा रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन सिर्फ उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट सिर्फ उस फिनिश गुड को बेचेगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसों की लेन देन देखेगा। इनको कोई मतलब नहीं है कि बाकी डिपार्टमेंट्स क्या करेंगे, सिर्फ अपना ही काम करेंगे। बट इन एक्चुअल ये सारे डिपार्टमेंट्स लिंक्ड तो होते हैं ना। जैसे अगर परचेज डिपार्टमेंट परचेज नहीं करके आया तो प्रोडक्शन कैसे होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन ही नहीं किया तो सेल कैसे होगा? और सेल्स ने अगर सेल नहीं किया तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये सारे डिपार्टमेंट्स लिंक्ड होते हैं, तो इनकी एक्टिविटीज को सिंक करना बहुत जरूरी है। आप एक एग्जांपल से समझो कि मान लो कोई ऐसा, जैसे कोरोना आ गया और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बंद हो गया, मान लो दुकान बंद हो गई और अब सेल्स हो ही नहीं रही है, पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल रहा है कि उससे मेरा क्या मतलब, मैं तो प्रोडक्शन करूंगा ही करूंगा, तो मैं तो सामान बना के रखूंगा। अब सामान अगर बिक नहीं रहा है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाए जा रहा है सामान, तो केओस नहीं हो जाएगा? या मान लो अगर प्रोडक्शन किसी कारण से बंद हो गया है, नहीं हो रहा, पर परचेस डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल्स लाके रखता जा रहा है, तो भी केओस हो जाएगा। तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए इनकी एक्टिविटीज को हम सिंक में लाते हैं ताकि एक दूसरे से मिलजुल कर चले। उसी एक्टिविटी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब जो कोऑर्डिनेशन है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे हम मैनेजमेंट का 6th फंक्शन भी कहते हैं। तो अभी हमने देखा है मैनेजमेंट के 5 ही फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बट ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे हम 6th फंक्शन भी कहते हैं एंड इवन इसे मैनेजमेंट का एसेंस भी कहा जाता है, मैनेजमेंट की आत्मा, सोल, ठीक है, इसे कहा जाता है। अब इसके पीछे के रीज़न क्या है? तो पहला रीज़न ये है कि कोऑर्डिनेशन हमें इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेज ये जो कोऑर्डिनेशन है वो हमें सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है। कैसे? तो अभी हमने देखे 5 फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, प्लानिंग, स्टाफ, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो मान लो आपने प्लान किया, तो प्लानिंग में क्या करते हैं? एडवांस में चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं? सारे रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं। बट कौन से रिसोर्सेज को अरेंज करना है, कितने रिसोर्सेज को अरेंज करना है, इस पर डिपेंड करेगा, प्लानिंग पे। तो जो चीज़ों को अरेंज करना है वो प्लान्स पर डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम क्या करते हैं? स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं? लोगों को हायर करते हैं। अब कितने लोगों को हायर करना है किस पर डिपेंड करता है? पोस्ट पर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे। जैसे हमने देखा था कि प्रिंसिपल चाहिए, वाइस प्रिंसिपल चाहिए, इंचार्ज चाहिए, टीचर्स चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि कितने लोग हम हायर करेंगे। फिर हम क्या करते हैं? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं? डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, पर किसको? इन्हीं अपॉइंट किए गए लोगों को। तो डायरेक्शन देने के लिए पहले स्टाफिंग तो होनी चाहिए। फिर डायरेक्टिंग के बाद हम क्या करते हैं? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? कंपैरिजन। किसका? जो डायरेक्शन दिया था वैसा ही काम हुआ है कि नहीं। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे किससे? प्लांट, सॉरी, प्लांट परफॉर्मेंस के साथ। ओके, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करेंगे प्लांट परफॉर्मेंस के साथ। तो इसके लिए भी जो कंट्रोलिंग है वो डायरेक्टिंग और प्लानिंग पर डिपेंडेंट होता है। तो ये बहुत क्लियर है कि सारे जो फंक्शंस होते हैं वो होते तो अलग अलग हैं पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। और क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं तो इनके बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
दूसरा रीज़न है इसकी एसेंस बोले जाने का, और वो है कि कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। अभी हमने देखा कि मैनेजर्स टॉप पर होते हैं, मिडल में होते हैं, बॉटम में होते हैं, और ये सारे लेवल्स पर ही हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। तो टॉप लेवल मैनेजर्स भी कोऑर्डिनेट करते हैं। किसको कोऑर्डिनेट करेंगे? पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। मिडिल लेवल भी कोऑर्डिनेशन करता है, किसे? अपने डिपार्टमेंट को विद अदर डिपार्टमेंट्स। बॉटम लेवल के मैनेजर्स भी कोऑर्डिनेट करते हैं, किसे? वर्कर्स की एक्टिविटीज को। तो तीनों लेवल ऑफ मैनेजर्स कोऑर्डिनेशन करते हैं, बस उनका करने का जो स्कोप होता है वो अलग अलग होता है। टॉप लेवल पूरी ऑर्गेनाइजेशन, मिडल सिर्फ अपने डिपार्टमेंट, बॉटम वर्कर्स। फिर है कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये कोऑर्डिनेशन करने में फेल हो जाती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उसे बंद करना पड़ेगा। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। और यही 3 रीज़न है जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फीचर या नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन के क्या फीचर्स होते हैं, क्या नेचर होता है, वो बताएंगे। तो अब क्योंकि ये हमने पहले ही देखा कि मैनेजमेंट का 6th फंक्शन बोला जाता है इसे, तो मतलब ये मैनेजमेंट के जैसा ही थोड़ा बहुत होगा। तो जब आप इसके फीचर्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये मोर और लेस सब पढ़ चुके हैं। कहाँ? मैनेजमेंट के फीचर्स में। तो आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस दिखेगा नहीं। तो पहला क्या है कि इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। तो मैनेज ये जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हेल्प करता है हर एक इंडिविजुअल या हर एक जो हमारे यहाँ पे ग्रुप्स हैं उन सब के जो एफर्ट्स हैं उसे इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा। जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और उन सब के ओपिनियंस अलग अलग हैं, वो सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, उन सब पे काम करने का तरीका अलग अलग है, तो वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है, ताकि आप उनकी एक्टिविटीज़ को यूनिफाई कर पाओ, उनके बीच में लड़ाइयाँ ना हो, है ना। अब जनरली अगर आप कहीं जाओगे तो कोई रिच बैकग्राउंड से है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो तो बोलेगा हाँ पैसा लगाओ, क्योंकि उसे उतनी पैसों की वैल्यू नहीं है। बट कोई बहुत ही पुअर फैमिली से आया है तो उसके लिए पैसों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वो पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। अब इस केस में अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो तो ये लड़ेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। फिर है आपका दूसरा, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का अलग 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 ही गोल है, इन सब के गोल्स अलग है, आपका एक अलग गोल है। तो मैनेजमेंट का क्या काम होता है? इनके गोल्स को यूनाइट करना इनटू अ सिंगल डायरेक्शन। ये हम पहले 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, कैसे करेंगे? ये उन्हें बताएंगे कि देखो आपका और हमारा जो गोल है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है ही नहीं। अगर हम प्रॉफिट्स गेन करेंगे तो आपको भी ज़्यादा बोनस मिलेगा, ज़्यादा शेयर मिलेगा, तो आपका भी गोल अचीव हो जाएगा। फिर है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब ये लगातार काम करता रहता है। लगातार काम कैसे करेगा? मतलब क्योंकि नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो ये जैसे मैनेजमेंट हर वक्त चलता रहता है, वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी हर वक्त चलता रहता है। ओके, इसके बाद है आपका परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि ये हर डायरेक्शन में काम करता है ना। यहाँ पे हमने 3 वर्ड्स भी देखे थे, इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। घर पे भी, स्कूल में भी, हॉस्पिटल में भी, रेलवेज में भी, हर जगह पर ये अप्लाई होता है, चाहे वो भले एनजीओ क्यों ना हो, पर वहाँ पर भी आपका ये कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होगा। एवरी डिपार्टमेंट मतलब परचेज हो, प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, हर एक डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड होता है। और हर एक लेवल ऑफ मैनेजर्स, टॉप, मिडल, बॉटम, सारे मैनेजर्स कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जैसे मैनेजमेंट परवेसिव होती है, वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी परवेसिव होता है। फिर हम बात करते हैं डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसे पर्पसली या जिसे स्व इच्छा से जो मैनेजर्स हैं वो एडॉप्ट करते हैं। क्यों? ताकि वो कंफ्यूजन और केओस को अवॉइड कर सकें। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों था बताना? बिकॉज जनरली हम कोई काम करने से ना, कोई फंक्शन परफॉर्म करने से रेजिस्ट करते हैं कि यार काम नहीं करना पड़े। पर कोऑर्डिनेशन एक ऐसा काम है जिसे सारे मैनेजर्स स्व इच्छा से खुद से परफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये नहीं किया तो फ्यूचर में लड़ाइयाँ होंगी, कन्फ्यूजन्स होंगे, केओस होंगे, और फिर उससे डील करना उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है।
तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन है वो डेलिबरेटली परफॉर्म की जाती है टू अवॉइड कंफ्यूजन्स। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन में सारे ही मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करें। टॉप लेवल भी करेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कोऑर्डिनेशन, मिडिल लेवल भी करेगा अपने डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, बॉटम लेवल भी करेगा वर्कर्स का कोऑर्डिनेशन या उनकी एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन। ओके, अगेन अभी ये पढ़ तो लिए, अब इसकी ट्रिक क्या रहेगी? इसकी ट्रिक रहेगी आई enjoy coffee, please drink and relax. I enjoy coffee, please drink and relax. यहाँ पर क्या हो जाएगा आई से? तो इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। इसके बाद enjoy से क्या हो जाएगा? तो ये करेगा इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कि सारे जो डिपार्टमेंट्स वगैरह है वो साथ मिलके काम करें, हर एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स को यूनाइट किया जाए वो। फिर है कॉफी, तो कॉफी से आपका ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। प्लीज से क्या हो जाएगा? परवेसिव। ड्रिंक, डी से क्या हो जाएगा? डेलिबरेट प्रोसेस। और आर रिलैक्स, आर से क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ओके, चलिए वापस आते हैं। तो ये आपका फीचर भी हो गया। अब लास्ट कॉन्सेप्ट के अंदर भी जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो पहले इम्पोर्टेंस क्या है? ग्रोथ इन साइज। तो जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता जाता है वैसे ही कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो रिक्वायरमेंट भी कम। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस कैसे पता चलती है? आपकी ग्रोथ से। तो जितना ज़्यादा ग्रो करोगे उतनी ज़्यादा आपकी इसकी नीड बढ़ती जाएगी। इट्स नीड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी ज़रूरत बढ़ती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइज के साथ। फिर है फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस ये टर्म अभी सुन रहे हैं। फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है? कि हर एक डिपार्टमेंट का फंक्शन अलग अलग होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और वो डिपार्टमेंट आइसोलेशन में काम करते हैं और उनका सिर्फ ज़्यादा फोकस किस पे होता है? सिर्फ खुद के ऑब्जेक्टिव पे होता है, दूसरों पे नहीं। लेकिन एक्चुअल में ये सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सिमिलरली आपको याद है हमने बात की थी कि परचेज नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल कैसे होगा। तो ये सब क्या है? इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट है। तो इनके बीच के जो इनकी जो एक्टिविटीज़ है उनका सिंक में होना बहुत ज़रूरी है। इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं उन्हें दूर करने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। फिर लास्ट है हमारा स्पेशलाइजेशन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? बहुत सारे एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट लोग होते हैं। तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट पीपल होते हैं। अब उन्हें क्या लगता है कि सिर्फ वही लोग हैं जो बहुत काम करते हैं या फिर वही हैं जो बहुत क्वालिफाइड हैं, अदर पीपल आर गुड फॉर नथिंग। तो जब ऐसे ईगो क्लैशेस होते हैं तो उनके बीच में लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, उन कन्फ्यूजन्स को सॉल्व करने के लिए भी या उन्हें अवॉइड करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। तो दो या दो से ज़्यादा एक्सपर्ट्स के बीच में ईगो क्लैशेस नहीं हो, वो दूसरे को कम नहीं समझे, अपने आप को ज़्यादा ही क्वालिफाइड ना समझे, इसके लिए भी क्या ज़रूरी है? कोऑर्डिनेशन। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये चैप्टर यहीं पे, हमने चैप्टर तो पहले भी कवर कर लिया था, ये रिवीजन क्लास थी। थोड़ा सा डिटेल में भी इसमें गया, बट ये नहीं चाहता तो आपको समझ भी नहीं आता। तो चलिए फाइनली ये ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में शायद हम कवर कर रहे होंगे बीएसटी के सेकेंड चैप्टर को। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कुछ सजेशंस होते हैं, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।